हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। हम लोगों ने अभी तक में 3 ऑसिलेटर्स पढ़ाए हैं और आज हम लोग जो फोर्थ ऑसिलेटर है वेन ब्रिज ऑसिलेटर एंड फिफ्थ जो कि लास्ट है क्रिस्टल ऑसिलेटर, ये दोनों देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट वी विल गो फॉर वेन ब्रिज ऑसिलेटर एंड देन वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट क्रिस्टल ऑसिलेटर। सो ये हमारा है वेन ब्रिज ऑसिलेटर। इसका सर्किट हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें क्या है, 2 ट्रांजिस्टर हम लोग यूज किए हैं, T1 T2 और एक ये ब्रिज सर्किट है। ठीक है, इसका नाम वेन ब्रिज है क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक ब्रिज सर्किट यूज किए हैं और ये जो वेन है वो साइंटिस्ट का नाम है। ओके, सो ये ब्रिज है और ये जो ट्रांजिस्टर्स हैं यहाँ पे ये ऑसिलेटर के टाइप से बिहेव कर रहा है, इसीलिए ओवरऑल इसको कहा गया वेन ब्रिज ऑसिलेटर। अब इसमें होता क्या है कि ये इतना सारा कंपोनेंट हम लोगों को जो दिख रहा है, ये एक इसका मेजर डिसएडवांटेज है वेन ब्रिज ऑसिलेटर का। इसमें हम लोगों को 2 ट्रांजिस्टर चाहिए होता है, बहुत सारा कंपोनेंट चाहिए होता है, रेजिस्टर और कैपेसिटर। ये हम लोग इस सर्किट से देख सकते हैं। लेकिन अभी तक जो हम लोग हार्टले या कॉलपिट्स या फेज शिफ्ट ऑसिलेटर पढ़े थे वो काफ़ी सिंपल था, इतना सारा कंपोनेंट भी नहीं लगता था और 2 ट्रांजिस्टर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले ये क्लियर कर देते हैं कि R4, R5, R6, R8, R7, R9 ये सभी जो भी रजिस्टर्स हैं इनका एज इन कोई फीडबैक या फिर इसमें कोई काम है नहीं। ये सिर्फ ट्रांजिस्टर बाइसिंग के लिए यूज हुआ है जो कि हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, ये सारा वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग, सेल्फ बाइसिंग, यही सब के लिए यूज हुआ है। ये VCC जो है वो हमारा DC बाइस DC वोल्टेज है। ठीक है, तो जो मेन चीज़ है वो है 2 ट्रांजिस्टर है हमारे पास। ये ट्रांजिस्टर T1 है, इसका आउटपुट हम लोग T2 में दे रहे हैं और T2 का आउटपुट जो है वो फीडबैक कर रहे हैं हम लोग ब्रिज सर्किट में। ठीक है, तो जो फीडबैक हो रहा है वो ब्रिज सर्किट में हो रहा है। दैट मीन्स कि T2 का आउटपुट हम लोग इनडायरेक्टली T1 में फीडबैक कर रहे हैं, क्योंकि ब्रिज सर्किट से होकर के तो ये इधर ही आएगा। यहाँ से जो भी चीज़ फीडबैक हो रहा है ये ब्रिज सर्किट में आएगा और ब्रिज सर्किट से फिर T1 में जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली हम लोग T2 से T1 में नहीं डाले फीडबैक, इसको हम लोग क्या किए, थ्रू ब्रिज सर्किट डाले। इसका अपना फायदा है, वो हम लोग एडवांटेज में देखेंगे। तो अभी इसमें क्या हो रहा है, लिखा है मोस्ट कॉमन ऑडियो ऑसिलेटर फॉर 10 हर्ट्ज टू 1 मेगाहर्ट्ज, मतलब इसको 1 मेगाहर्ट्ज तक के लिए यूज कर सकते हैं और इसका फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी बहुत अच्छा होता है इस ऑसिलेटर का। ठीक है, इट हैज 2 ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर विथ RC ब्रिज सर्किट। हमारे पास 2 ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है, एक RC ब्रिज सर्किट है। नाउ ये जो ब्रिज सर्किट है इसमें लिखा है, अंडरलाइन भी किया है, यूजेस बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो ये जो ब्रिज सर्किट है ये पॉजिटिव फीडबैक में भी काम आता है और नेगेटिव फीडबैक में भी। इसका कुछ कंपोनेंट पॉजिटिव फीडबैक प्रोवाइड करता है, कुछ नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करता है। ठीक है, अभी तक जो हम लोग देख रहे थे उसमें जो हमारा फीडबैक नेटवर्क रहता था वो सिर्फ पॉजिटिव फीडबैक प्रोवाइड करता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फीडबैक प्रोवाइड होगा। ये जो हमारा सीरीज कनेक्शन दिख रहा है ना, ये R1C1 और R2C2, ये लोग क्या करेगा, ये लोग पॉजिटिव फीडबैक प्रोवाइड करता है। ये इधर से जो भी आउटपुट आ रहा है ये आउटपुट यहाँ पे आएगा। तो ये इस तरह से कनेक्टेड है कि ये दोनों आर्म जो है ब्रिज का वो प्रोवाइड करेगा पॉजिटिव फीडबैक और ये जो है R3 और ये जो लैंप है LP, मतलब लैंप एक कनेक्टेड है उसका रेजिस्टेंस, ये दोनों नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करेगा। ठीक है, लेकिन इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव फीडबैक विल बी ग्रेटर देन इफेक्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक, मतलब जितना ये पॉजिटिव फीडबैक प्रोवाइड करेगा वो ज़्यादा होगा इधर के नेगेटिव फीडबैक से। ठीक है, तो यहाँ यही लिखा है कि ब्रिज सर्किट यूजेस बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक, ये हमेशा याद रखना है। T1 एक ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर है, यहाँ पे ये ऑसिलेटर की तरह एक्ट करेगा। T2 एक इन्वर्टर की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, ऑब्वियसली कोई भी ट्रांजिस्टर एक इन्वर्टर की तरह एक्ट कर सकता है क्योंकि हम लोग देखे हैं कि 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है इसके आउटपुट में। ठीक है, हम लोगों को चाहिए पॉजिटिव फीडबैक, तो पॉजिटिव फीडबैक कौन प्रोवाइड करता है, यहाँ लिखा हुआ भी है, पॉजिटिव फीडबैक इज थ्रू R1C1 C2 R2 टू T1, मतलब यहाँ से जो भी सिग्नल आ रहा है ये दोनों जो है इसके थ्रू T1 में जा रहा है जो कि पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं, और नेगेटिव फीडबैक कहाँ जा रहा है, R3 और LP के थ्रू। ठीक है, तो एग्ज़ाम में ऐसा कुछ ये नहीं आता है, एग्ज़ाम में सर्किट बनाना आना चाहिए और कैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकालना है वो देखना है। ओके, सो अभी तक हम लोग फॉर्मूला देखे थे, ये जनरल जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है, F=1/2π√RC। ठीक है, तो यहाँ पे इस नेटवर्क में या इस ऑसिलेटर में जो फ्रीक्वेंसी, किस फ्रीक्वेंसी का ऑसिलेशन प्रोड्यूस होगा वो किस पे डिपेंड करेगा,
वो डिपेंड करेगा R1C1 और R2C2 पे, ये R3 और LP पे नहीं डिपेंड करेगा। ठीक है, तो जो भी हम लोग वैल्यू लेंगे R1C1 और R2C2 का, उसी के हिसाब से हम लोग को फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन मिलेगा। तो इसका जो ओवरऑल फॉर्मूला होता है वो ये होता है, F=1/2π√R1C1 R2C2। ठीक है, तो अगर हम लोग ये इक्वल वैल्यू लेते हैं R1 R2 = R, C1 C2 C, तो हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा 1/2πRC, जो कि हम लोग पहले भी देखे थे। ओके, तो इसका ऑपरेशन क्या है, व्हेन सर्किट इज ऑन, ब्रिज सर्किट प्रोड्यूसेस ऑसिलेशन हैविंग फ्रीक्वेंसी f गिवन बाय द फॉर्मूला इन लास्ट स्लाइड। ये जो अभी हम लोग फॉर्मूला देखे हैं, जैसे ही हम लोग सर्किट ऑन करते हैं, दैट मीन्स ये VCC प्रोवाइड करते हैं, तो क्या होगा, ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। ठीक है, ट्रांजिस्टर ऑन होगा, इसका कुछ आउटपुट होगा, वो आउटपुट जाएगा आगे T2 में। ठीक है, तो यहाँ ये लिखा है कि पहले तो ऑसिलेशन प्रोड्यूस हो गया, उसके बाद हम लोग 2 ट्रांजिस्टर लगाए हुए हैं, तो हर ट्रांजिस्टर 180 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 ट्रांजिस्टर प्रोड्यूस टोटल फेज शिफ्ट ऑफ 360 डिग्री। ये अभी तक में सबको समझ में आ गया होगा कि 2 ट्रांजिस्टर लगाएंगे तो ओवरऑल 360 डिग्री का फेज शिफ्ट होगा। ठीक है, अब नेगेटिव फीडबैक इन सर्किट इंश्योर्स कांस्टेंट आउटपुट। ठीक है, विच इज इंश्योर्ड बाय द टेम्परेचर सेंसिटिव टंगस्टन लैम्प। ये जो LP हम लोग देखे थे, अभी हम लोग बोले ना कि R3 और LP, ये जो है, ये R3 और LP जो है वो नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करता है। तो यहाँ ये लिखा है कि नेगेटिव फीडबैक किसके द्वारा हो रहा है, ये LP जो है टेम्परेचर सेंसिटिव है, मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका रेजिस्टेंस चेंज होगा। ठीक है, इफ आउटपुट एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस, मोर करंट विल प्रोवाइड मोर नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक का काम क्या है कि अगर आउटपुट ज़्यादा हो रहा है तो वो उसको कम कर देगा। ठीक है, इसीलिए हम लोगों को यहाँ पे क्या होता है, ये व्हीन ब्रिज ऑसिलेटर में हम लोग को फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी मिलता है और हमारा गेन जो होता है वो कांस्टेंट होता है, क्योंकि अगर जैसे ही गेन बढ़ने का कोशिश करेगा या फ्रीक्वेंसी चेंज होने का कोशिश करेगा, नेगेटिव फीडबैक क्या करेगा, उसको वापस से अपनी जगह पे ले आएगा। ओके, सो ये सारा कुछ आई थिंक क्लियर है यहाँ तक। तो जो ब्रिज सर्किट है, हम लोग जानते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट हम लोग पहले पढ़े हुए भी हैं। तो ब्रिज सर्किट को बैलेंस्ड होना चाहिए, तभी वो कुछ आउटपुट देगा। ठीक है, तो ऑसिलेशंस विल बी प्रोड्यूस्ड ओनली व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस्ड। और बैलेंस्ड ब्रिज मतलब क्या होता है कि ब्रिज सर्किट को नल कंडीशन पे वर्क करना चाहिए। और वो क्या होता है कि अगर प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस ऑपोजिट आर्म का इक्वल है तो ब्रिज बैलेंस है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ इक्वल आर्म, ऑपोजिट आर्म। ठीक है, मतलब अगर ये मेरा ब्रिज सर्किट है तो ये 4 आर्म है, तो ऑपोजिट आर्म का प्रोडक्ट लेंगे 2, तो उसको इक्वल होना चाहिए। तो वो हम लोग आगे देखते हैं। इसका एडवांटेज क्या है, ये हमें कांस्टेंट आउटपुट देता है, इसका वर्किंग सिंपल है, गेन हाई है क्योंकि हम लोग 2 ट्रांजिस्टर लिए और ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह एक्ट करता है, इसलिए गेन ऑब्वियसली हाई रहेगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन जो है उसको पोटेंशियोमीटर्स के थ्रू चेंज कर सकते हैं, और एम्पलीट्यूड जो है वो इसका बहुत ज़्यादा होता है, जो वेव निकलता है, जो ऑसिलेशन होता है उसका एम्पलीट्यूड हाई होता है। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, इसमें बहुत सारा कंपोनेंट लगता है और 2 ट्रांजिस्टर लगता है, तो सर्किट बनाने का खर्चा भी बढ़ जाएगा और बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी हम लोग इसे जनरेट नहीं कर सकते हैं। ओके, सो अभी हम लोग देखे थे, ये चीज़ हम लोग अभी पढ़े थे कि ब्रिज अगर बैलेंस्ड होगा तभी ऑसिलेशन होगा, और बैलेंस ब्रिज के लिए क्या देखे थे कि प्रोडक्ट ऑफ ऑपोजिट आर्म शुड बी इक्वल। तो अभी ऐसा ही है, ब्रिज सर्किट था वहाँ पे, तो हम लोग सिर्फ उसका ब्रिज वाला पार्ट यहाँ पे लाए। तो प्रोडक्ट ऑफ ऑपोजिट आर्म शुड बी इक्वल, तो यहाँ पे ऑपोजिट आर्म कौन सा है, ठीक है, ये है नोड। ओके, सो ऑपोजिट आर्म क्या हुआ, ये और इधर इधर, मतलब इनका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट इक्वल होना चाहिए। ये इक्वल होगा तभी मेरा ऑसिलेशन जो है वो इस सर्किट में प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट लेते हैं, यहाँ पे यही किया हुआ है। ये जो LP था, क्योंकि डेरिवेशन में थोड़ा सा ये होता है, डेरिवेशन में सिंप्लिसिटी के लिए LP को R4 मान लिए कि लेट LP इक्वल्स टू R4, क्योंकि हर चीज़ रेजिस्टेंस में है तो LP थोड़ा सा और लगता है लिखने में, इसीलिए। तो बैलेंस ब्रिज के लिए क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ऑपोजिट आर्म, मतलब R3 इंटू पैरेलल कनेक्शन ऑफ C2 R2, यही लिखा है, शुड बी इक्वल टू LP इंटू सीरीज कनेक्शन ऑफ R1 C1। ठीक है, क्लियर है ये। अब बस C जो कैपेसिटर होता है उसका क्या होता है, रिएक्टेंस 1/j⍵C। ठीक है, तो वही किए हैं, R2 पैरेलल टू 1/j⍵C2। LP की जगह हम लोग R4 लिए हैं, हम लोग अज्यूम किए हैं ये चीज़ R1 प्लस, क्योंकि सीरीज कनेक्शन था तो सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड होता है, इसीलिए R1 प्लस 1/j⍵C1।
अब इसमें कुछ नहीं करना है, इसको बस सॉल्व करना है। जैसे R1 पैरेलल R2 क्या होता है, अगर कोई दो रेजिस्टेंस पैरेलल है, जैसे R1 पैरेलल R2, तो उसका पैरेलल ये क्या होता है, R1 R2 बाय R1 प्लस R2। वही चीज़ यहाँ पे की है कि R2 पैरेलल 1/j⍵C2 क्या हो जाएगा, R2 इंटू 1/j⍵C2 डिवाइडेड बाय R2 प्लस 1/j⍵C2। सिमिलर वे में यहाँ पे एलसीएम ले लिए, एलसीएम लेने के बाद प्रोडक्ट लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया। अब जे स्क्वायर इक्वल्स टू -1 होता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़े होगे आई, या कुछ लोग इसको आई भी बोलते हैं, तो आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1 या जे स्क्वायर इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो जे स्क्वायर की जगह -1 लिख देना है। ठीक है, इसको इस तरह से ब्रैकेट हटा करके पूरे टर्म को, ये कैलकुलेशन आई होप कि ये सब अपने से करेंगे, और इसको प्रैक्टिस करोगे तभी होगा, सिर्फ देखने से पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो फाइनली हम लोग को करना क्या है कि जितना भी जे वाला टर्म रहेगा उसको एक साइड करना है, और जितना भी रियल टर्म रहेगा उसको एक साइड करना है। ये चीज़ हम लोग पहले भी कर चुके हैं जब हार्टले और कॉलपिट्स पढ़ रहे थे तो। ठीक है, क्योंकि रियल और इमेजिनरी को इक्वेट करना रहता है। तो यहाँ पे क्या किए, ब्रैकेट वगैरह हटाने के बाद जो भी जे वाला टर्म बचा उसको एक साइड किए, रियल टर्म को जिसमें जे नहीं था उसको एक साइड किए। ठीक है, अब दोनों साइड हमको क्या करना है, रियल और इमेजिनरी टर्म को इक्वेट करना है। तो LHS में मेरा रियल टर्म कुछ नहीं है, सब इमेजिनरी है, मतलब रियल टर्म LHS में क्या है, 0। तो इधर RHS में क्या है, ये पूरा रियल है, दैट मीन्स क्या होगा, -ω² R1 R4 C1 R2 C2 प्लस R4 इक्वल्स टू 0, जो कि यहाँ लिखा है। अभी यहाँ से क्या होगा, हम लोग को ओमेगा निकल जाएगा। ठीक है, ओमेगा इक्वल्स टू 1/√अंडर R1 C1 R2 C2, और ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है, 2πf। तो f अगर करेंगे तो वो क्या होगा, f इक्वल्स टू 1/2π√अंडर ये फॉर्मूला हम लोग देखे थे अभी, तो ये डिराइव हो गया। तो अगर डेरिवेशन आता है एग्जाम में तो ये ब्रिज सर्किट याद रखना है, और ये याद रखना है कि जब ब्रिज बैलेंस्ड होगा तभी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन जो है वो जनरेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और बैलेंस ब्रिज के लिए क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ऑपोजिट आर्म शुड बी इक्वल। ठीक है, अब इसी में अगर हम लोग R1 और R2 का वैल्यू सेम लेते हैं और C1 C2 का वैल्यू सेम लेते हैं तो क्या होगा, मेरा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन 1/2πRC। ठीक है, तो ये था व्हीन ब्रिज ऑसिलेटर के बारे में। इसको प्रैक्टिस करने से ही थोड़ा सा क्लियर होगा ब्रिज सर्किट। एक दो न्यूमेरिकल इस पे करते हैं। इन व्हीन ब्रिज ऑसिलेटर R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू 220 किलो ओम एंड C1 इक्वल्स टू C2 इक्वल्स टू 250 पिको फैरेड। हम पहले भी बताए हैं बहुत बार कि यूनिट हमेशा ध्यान में रखना है। डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, तो जो बेस्ट तरीका है यूनिट में गड़बड़ी नहीं करने का वो ये है कि जो भी यूनिट है, किलो है, पिको है, सबको नॉर्मल यूनिट में ले आना है। मतलब रेजिस्टेंस है तो उसको ओम में लिखना है, कैपेसिटेंस है तो उसको फैराड में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे 220 किलो ओम है, मतलब क्या होगा, 220 × 10⁻³ ओम। सिमिलर वे में कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया है 250 पिको फैराड, तो हम लोग इसको फैराड में चेंज कर लेंगे, तो 250 × 10⁻12। ठीक है, अब इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन डिटरमाइन करने बोला है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन हम लोग जानते हैं क्या होता है, यहाँ पे क्या है, R1 R2 और C1 C2 इक्वल है, इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लगेगा, F इक्वल्स टू 1/2πRC। वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आएगा। ये ध्यान में रखना है कि जब भी हम लोग यूनिट नॉर्मल यूनिट में लाते हैं कि रेजिस्टेंस का यूनिट ओम है, कैपेसिटेंस का फैराड है, तो फ्रीक्वेंसी ये जो सॉल्व करेंगे वो किस में आएगा, हर्ट्ज में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हीन ब्रिज ऑसिलेटर व्हेन रजिस्टर R इक्वल्स टू 200 किलो ओम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज 20 किलोहर्ट्ज, फाइंड वैल्यू ऑफ C। अब अभी यहाँ पे क्या है कि R1 R2 ऐसा कुछ नहीं दिया, डायरेक्ट R दिया हुआ है। ठीक है, तो समझ जाना है कि अच्छा इसमें R1 और R2 का वैल्यू इक्वल है, मतलब रेजिस्टेंस दोनों ही, R1 भी 200 किलो ओम का है, R2 भी 200 किलो ओम का है। ठीक है, तो F दिया हुआ है, F इक्वल्स टू 20 किलो हर्ट्ज, R भी दिया हुआ है 200 किलो ओम। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, F इक्वल्स टू 1/2πRC। निकालना क्या है, कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, 1/2πRF। वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 10⁻⁹ क्या होता है, नैनो, इसीलिए यहाँ पे नैनो फैराड लिखे हैं। एग्जाम में यहाँ तक भी लिख करके छोड़ सकते हो, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में अगर ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन है, तो ये चीज़ समझना होगा कि 10⁻⁹ है तो वो नैनो फैराड हुआ, तो ये ऑप्शन टिक करना होगा। ठीक है, तो लिमिटेशंस अभी तक में हम लोग LC और RC ऑसिलेटर पढ़े, जिसमें कि जो फीडबैक नेटवर्क था हमारा उसमें या तो इंडक्टर और कैपेसिटर यूज हुआ था या फिर रजिस्टर और कैपेसिटर यूज हुआ था। ठीक है, LC ऑसिलेटर कौन कौन सा हम लोग पढ़े थे, हार्टले और कॉलपिट्स। और RC ऑसिलेटर कौन सा पढ़े, फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, जिसमें कि RC फेज शिफ्ट नेटवर्क लगा हुआ था,
और अभी हम लोग आज पढ़े हैं विन ब्रिज ऑसिलेटर सर्किट, उसमें भी आरसी यूज़ हुआ है, इंडक्टर कहीं यूज़ नहीं हुआ है। तो ये जो एलसी और आरसी ऑसिलेटर है, इनका क्या लिमिटेशन, मतलब इनका कहाँ तक इनका लिमिट है, ये क्या चीज़ नहीं कर सकता है, ठीक है, या इनका क्या डिसएडवांटेज है अगर सिंपल टर्म में बोले तो बेसिकली ये लोग क्या करते हैं कि ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब ये जो ऑसिलेटर जो प्रोड्यूस करता है वेव या ऑसिलेशंस जो प्रोड्यूस होते हैं, उसका फ्रीक्वेंसी जो होता है वो स्टेबल नहीं होता है, मतलब फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा वेरिएशन आते रहता है, जो कि हम लोगों को नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको ऑपरेट करने के लिए अगर हम कोई कैरियर फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम लोग क्या चाहते हैं कि अगर 2 गीगाहर्ट्ज़ का कैरियर फ्रीक्वेंसी है तो वो 2 गीगाहर्ट्ज़ ही रहे, 2.01 गीगाहर्ट्ज़ नहीं बने, ठीक है। तो इसका जो एलसी और आरसी ऑसिलेटर सर्किट होता है उसका ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट नहीं रहता है। इसका रीज़न क्या है कि सर्किट जब हम लोग ऑपरेट करते हैं या सर्किट ऑन करते हैं तो ये जो इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, ये सब का नेचर क्या होता है कि मोबाइल ही देखो या कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को देखोगे कि अगर बहुत टाइम तक ऑन है तो वो गर्म हो जाता है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो यही चीज़ ऑसिलेटर में भी होता है कि जब ऑसिलेटर सर्किट को हम लोग ऑन करते हैं और वो कुछ टाइम ऑपरेट कर लेता है तो क्या होता है कि उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, वो गर्म हो जाता है, ठीक है। तो और ये जो रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टर, ये सब जो कंपोनेंट है, टेम्परेचर के साथ इसका वैल्यू चेंज होता है, ठीक है। ये हम लोग पढ़े थे, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, मतलब ये सब जो कंपोनेंट होता है अगर टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करेगा तो इनका रेजिस्टेंस भी चेंज होता है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस चेंज होगा तो ऑब्वियस है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन चेंज होगा ही, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, F=1/2πRC। अगर RC का वैल्यू चेंज हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, इसीलिए आरसी और एलसी ऑसिलेटर में फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी बहुत कम रहता है, ठीक है। दूसरा क्या कारण है कि हमारा जो फीडबैक नेटवर्क है अगर उसमें कोई भी कंपोनेंट को चेंज करेंगे तो हमारा जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी वो चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो मेजर जो एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये चीज़ है कि अगर ब्रॉडकास्ट स्टेशन में हम लोग यूज़ करते हैं ये सारा ऑसिलेटर तो हम लोग नहीं कोप अप कर पाएंगे। जैसे हमारा जो एफएम है, ठीक है, 95.3, 98.3, 91.1, 101, तो ये सारा क्या है, इसमें हम लोग देखेंगे कि बहुत कम गैप होता है। अगर हम लोगों को सुनना है मान लेते हैं 95.2, ठीक है, लेकिन अगर ऑसिलेटर हमारा सही नहीं है तो 95.2, कभी 95.2 पे हम लोग कोई गाना सुन रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, 1 घंटे बाद 95.2 से अगर 95.3 पे हो गया तो वो गाना हम लोग को क्लियर नहीं सुनाई देगा। ऐसा तो हम लोग देखे हैं अपने, आजकल तो सबके मोबाइल में भी एफएम रहता है, तो वो स्कैनिंग, अगर थोड़ा सा भी स्पेक्ट्रम इधर उधर होता है तो वो स्कैनिंग करके या तो वॉइस क्लियर नहीं आता है या फिर गाना चला जाता है, सिर्फ नॉइज आता है। तो ये हम लोग टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को चाहिए कि हमारा फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहे। अगर हम लोग चाहते हैं कि नहीं 95.3 का हम लोग गाना सुने तो 95.3 पे ही रहना चाहिए। वो जो ऑसिलेटर हम लोग लगाए हैं कि हम लोग को 95.3 कैरियर फ्रीक्वेंसी मिले, तो वो 95.3 मेगाहर्ट्ज का ही ऑसिलेटर जो ऑसिलेशन है वो प्रोड्यूस होना चाहिए, 95.4 या 5 का नहीं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग एलसी और आरसी को ब्रॉडकास्ट स्टेशन में तो नहीं यूज़ करते हैं, तो किसको यूज़ करते हैं, हम लोग क्रिस्टल ऑसिलेटर पे जाते हैं। ऐसा ऑसिलेटर सर्किट जिसमें कि हम लोग क्रिस्टल यूज़ किए हों, ठीक है। तो क्रिस्टल यूज़ करने में क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसी चेंज होता है वो बहुत कम होता है, लेस देन 0.1%, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्रिस्टल ऑसिलेटर के बारे में पढ़ेंगे, और क्रिस्टल ऑसिलेटर के बारे में जानने से पहले हम लोगों को थोड़ा सा क्रिस्टल का एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो लेना होगा कि आखिर ऐसा है क्या क्रिस्टल में जो कि हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं ऑसिलेटर सर्किट में, ठीक है। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।